नेपोलियन द ग्रेट बाय एंड्रयू रॉबर्ट्स। इतिहास बहुत से महान लोगों से भरा पड़ा है। हर महान व्यक्ति या तो समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाता है या फिर हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जिसके लिए हम हजारों साल तक उसकी मिसालें देते रहते हैं। ये किताब उस महान व्यक्ति के ऊपर है जिसने हमें बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है। ये किताब हमें उस महान व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने हमें बताया कि असंभव नाम का शब्द सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में पाया जाता है। उसने हमें सिर्फ ये बताया ही नहीं बल्कि इसे साबित करके दिखाया। आने वाले सबक में हम बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि फ्रांस के सबसे महान शासक माने जाते हैं। ये किताब हमें उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक की हर घटना के बारे में बताती है। ये किताब हमें ये बताती है कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी और किस तरह से उन्होंने दुनिया में शांति लाने की कोशिश की। इसे पढ़कर आप सीखेंगे नेपोलियन असल में कौन थे, नेपोलियन ने किस तरह से दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश की और नेपोलियन की मौत किस तरह से हुई। पहला सबक, नेपोलियन शुरुआत से ही एक मेहनती व्यक्ति थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका के एक आइलैंड पर 1769 में हुआ था। हालांकि बहुत से लोग ये जानते थे कि नेपोलियन फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्सिका 1755 में इटली के राज्य से मुक्त हुआ था और 1768 में फ्रांस का एक हिस्सा बना था। इसका मतलब ये है कि नेपोलियन असल में इटली से संबंधित हैं, न कि फ्रांस से। नेपोलियन के माता पिता का नाम कार्लो और लितिजीवा बोनापार्ट था। कार्लो ने, जो कि नेपोलियन के पिता थे, एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी, जिसकी मदद से वे बाद में अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए और नेपोलियन को पढ़ा पाए। उन्होंने लुइस 15 की सेवा की। कार्लो का परिवार समय के साथ बड़ा होता गया। उनके 13 बच्चे हो गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 ही जिंदा बच पाए। वे इतने सारे लोगों का ख्याल रखने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक अर्जी दी कि सरकार इसमें उनकी मदद करे। उनकी अर्जी मान ली गई और नेपोलियन को फ्रांस के आर्मी स्कूल में भर्ती करा लिया गया। नेपोलियन कोर्सिका के पहले व्यक्ति थे जो फ्रांस के आर्मी स्कूल में गए थे। इस वजह से बहुत से बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। इससे नेपोलियन का उत्साह और बढ़ गया और वे खुद को साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने लगे। वे एक दिन में 8 घंटे पढ़ा करते थे और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मैथ्स, लैटिन, हथियारों की जानकारी और युद्ध की जानकारी हासिल कर ली। वहां पर ही उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी और फिर उसे जिंदगी भर बोलते रहे। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 16 साल की उम्र में वे फ्रांस की सेना के ऑफिसर बन गए। वे अपने समय के सबसे छोटे व्यक्ति थे जिन्होंने इस उपाधि को हासिल किया था। साथ ही वे ऐसा करने वाले पहले कोर्सिकन थे। दूसरा सबक, नेपोलियन ने खुद को साबित करके दिखाया और बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगे। जब नेपोलियन अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय फ्रांस में बहुत हलचल मची हुई थी। 1789 में लुइस 16 के राज्य में फ्रांस में उनके खिलाफ एक बहुत प्रसिद्ध क्रांति हुई। नेपोलियन ने इस क्रांति में क्रांतिकारियों को सही मानकर उनका साथ दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे राजतंत्र से नफरत करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि एक राजा अकेले सारे फैसले ले। वे जागरूकता और आजादी को सही मानते थे, इसलिए राजा की सुरक्षा करने के बजाय वे उनके खिलाफ चले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि लुइस 16 को राजगद्दी से हटा दिया गया। नेपोलियन जैकोबिन्स में जाकर शामिल हो गए, जो कि राजा का विरोध करने वाले लोगों का एक ग्रुप था। इसके बाद 1791 में नेपोलियन मिलिट्री के रैंक में ऊपर उठने लगे। वे जैकोबियंस का भरोसा जीत गए और उनकी मदद से उन्होंने ब्रिटेन, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया, जो टोलन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम युद्ध की खबरों को माने तो वो बताते हैं कि नेपोलियन एक बहुत समझदार अफसर थे और उसकी चिट्ठियों में एक लीडर की परछाई नजर आती थी। वो जान की बाजी लगाकर लड़ते थे और फ्रांस की जीत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इन सभी खूबियों की वजह से उसे जनरल की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। इस समय वो सिर्फ 24 साल के थे। तीसरा सबक, नेपोलियन ने इटली, ऑस्ट्रिया जैसे देशों को जीतकर एक हीरो का खिताब हासिल किया। जब नेपोलियन जनरल बना दिए गए तो 1795 में पेरिस में एक क्रांति उभर कर सामने आने लगी। नेपोलियन उस क्रांति को दबाने में सफल रहे, जिससे कि गृह युद्ध रुक गया और उनका स्टेटस और ऊपर उठ गया। इसके अलावा इससे उन्होंने इटली की सेना के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। नेपोलियन को 1796 में फिर से प्रमोट किया गया और अब उन्हें वो करने का मौका मिल गया जिसकी तैयारी वे काफी समय से कर रहे थे। वे बहुत समय से पीडमोंट के उत्तरी इलाकों को समझने की कोशिश करके जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वे उन पर हमला कर सकते हैं
और साथ ही ऑस्ट्रिया के किले पर कैसे कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद नेपोलियन अपने 50,000 सैनिकों को लेकर पीडमोंट और ऑस्ट्रिया की 80,000 की सेना से लड़ने के लिए निकल पड़े। उनके दुश्मनों के पास बातचीत करने के अच्छे साधन नहीं थे। फ्रांस ने अपने सारे सामान को लुगरियों के पहाड़ पर भेजा और अपने दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हरा दिया। जब मिलान शहर से उनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने अपने 3,500 सैनिकों के साथ उनके 9,500 सैनिकों को हरा दिया। इसके एक महीने के बाद 1796 के जून में सीज ऑफ मंटुआ नाम का युद्ध शुरू हुआ, जो अगले 8 महीने तक चला। नेपोलियन इसमें भी जीत गए और उनकी जीत की खबर पूरे पेरिस में फैल गई। इसके बाद मार्च 1797 में उन्होंने विन्ना को चेतावनी दी और ऑस्ट्रिया के साथ एक शांति का समझौता करके उन्हें अपनी में शामिल कर लिया। इसके बाद वे एक हीरो के नाम से जाने जाने लगे। चौथा सबक। इजिप्ट के एक अभियान में नेपोलियन ने अपने बहुत से सैनिक खो दिए। नेपोलियन जब बहुत सी लड़ाइयां जीतने लगे तो उनकी तारीफ करने वालों के साथ ही उनसे डरने वाले लोग भी बढ़ने लगे। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कोई इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर ले जाए। इसलिए उन लोगों ने नेपोलियन को ब्रिटिश सेना को कमजोर करने के लिए उन्हें इजिप्ट के एक अभियान में भेज दिया। वे अपने 38,000 सैनिकों को लेकर निकल गए, लेकिन ये सफर उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। जब वे इजिप्ट में दाखिल हुए तो उन्होंने अलेक्जेंड्रिया पर आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे ही वे अगले शहर कैरो के लिए जून 1798 में रवाना हुए, उनके सैनिकों को रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ा। उनके 200 लोगों को तो तेज धूप की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। कुछ लोगों को मलेरिया हो गया और कुछ लोग आत्महत्या करने लगे। जो सैनिक पीछे रह जाते थे वे इजिप्ट के घुड़सवार ममलूकों द्वारा मार दिए जा रहे थे। ममलूकों के लीडर का नाम इब्राहिम बे और मुराद बे था। वैसे तो नेपोलियन को वहीं से लौट जाना चाहिए था, लेकिन वे आगे बढ़ते गए और जफ्फा पर हमला बोल दिया। जफ्फा इस समय इजराइल के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचकर नेपोलियन ने वहां के गवर्नर से कहा कि वे हार मान लें, लेकिन गवर्नर ने इनकार कर दिया और नेपोलियन की सेना ने शहर में बेरहमी से हमला कर दिया, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों की जान ली। इसके अलकली नेपोलियन के कुछ सैनिकों को प्लेग नाम की बीमारी होने लगी, जिससे वे भी भयंकर मौत से मरने लगे। इसके बाद नेपोलियन ने एक पर हमला करके तुर्क, ममलूक, अफगान और ब्रिटिश के सेनाओं से लड़ाई की। ये लड़ाई 2 महीने चली। इसके बाद 1799 की मई में नेपोलियन के बहुत से सैनिक मर गए और नेपोलियन को यह एहसास हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो अभियान खत्म करके लौट गया। 5वां सबक। नेपोलियन की शादी जोसेफिन से हुई, लेकिन उनके रिश्तों की शुरुआत अच्छी नहीं थी। जैसा कि हमने दूसरे सबक में देखा कि नेपोलियन चिट्ठियां लिखने में एक्सपर्ट थे और उनकी चिट्ठियों में एक पैदाइशी लीडर का भाव झलकता था। मजे की बात यह है कि वे सिर्फ युद्ध में ही नहीं, अपने होने वाली पत्नी जोसेफिन को भी बहुत चिट्ठियां लिखा करते थे। जोसेफिन एक विधवा थी जिनका पहले से एक बच्चा था। वो नेपोलियन से 6 साल बड़ी थी। नेपोलियन उनसे बहुत प्यार करते थे और वे उसके बच्चे को भी बहुत मानते थे। उनके बच्चे का नाम यूजीन था, जो कि बाद में नेपोलियन के साथ उनकी सेना में शामिल हो गया। उनकी शादी 1796 में उस वक्त हुई जब वे इटली के लिए निकलने वाले थे। जोसेफिन नेपोलियन से प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी कर ली क्योंकि उन्होंने इसमें अपना बहुत फायदा देखा। वे प्यार करती थी लेफ्टिनेंट हिप्पोलाइट चार्ल्स से और उनका उनसे काफी समय तक अफेयर चला। नेपोलियन को इस बात का पता उस वक्त चला जब वे इजिप्ट के रेगिस्तान में अपनी सेना के साथ थे। ये सुनकर उन्हें बहुत सदमा लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने काम पर ध्यान दिया। इजिप्ट के सफर में जोसेफिन का बेटा यूपिन भी नेपोलियन के साथ था। इस समय नेपोलियन ने अपने सौतेले बेटे, 38,000 सैनिक और 167 साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, बोटनिस्ट, जोलॉजिस्ट और जियोग्राफिस्ट के साथ मिलकर कैरो शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। कैरो शहर में नेपोलियन ने इंस्टीट्यूट इजिप्ट की स्थापना की ताकि वे दुनिया में जागरूकता और ज्ञान फैला सकें। 1799 में वहां के साइंटिस्ट ने कीमती पत्थर रोजेटा स्टोन की खोज की। छठा सबक। नेपोलियन ने फ्रांस की सरकार का विरोध किया, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई। जब नेपोलियन अपने सारे युद्ध खत्म करके लौटे तो फ्रांस के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। यहाँ पर फ्रांस के लोग उन्हें एक हीरो की तरह देखने लगे थे, क्योंकि उन्हें एक हीरो की जरूरत थी।
काफी समय से यहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। सरकार भ्रष्ट हो चुकी थी, महंगाई बढ़ रही थी और जगह जगह पर दंगे हो रहे थे। इसके अलावा यहाँ की मिलिट्री हर जगह से हार रही थी। नेपोलियन ने अपने लोगों के साथ मिलकर फ्रांस की सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ खास साथियों जैसे जोसेफ फोच, चार्ल्स मॉरिस दी टेलोरेंट और ल्यूशियन बोनापार्ट को साथ लिया। ये लोग फ्रांस की सरकार में बहुत ऊंचे दर्जे पर थे। 10 नवंबर 1799 में नेपोलियन ने अपना काम शुरू किया। नेपोलियन भरी सभा में गए और उन्होंने लोगों को मनाने की कोशिश की कि वे सरकार को हटाने में उनकी मदद करें। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि सभा के लोगों ने उन्हें तानाशाह घोषित कर दिया और उन्हें सभा से निकाल दिया। इसके बाद नेपोलियन अपने भाई ल्यूशन को साथ लेकर सभा के सिपाहियों के पास जाकर उनसे ये कहने लगे कि सभा के लोग अब अंग्रेजों की बातों में आने लगे हैं और भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने किसी तरह से सारे सिपाहियों को मनाया और उनका भरोसा जीता। सिपाहियों ने इन पर भरोसा कर लिया और उन्होंने सभा के सारे सदस्यों को सभा से निकाल फेंका। साथ ही उन्होंने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद पुराने संविधान को हटाकर नया संविधान बनाया गया, जिसमें नेपोलियन को सबसे ताकतवर दर्जा दिया गया। 7वां सबक। नेपोलियन ऑस्ट्रिया से लड़कर इटली के बड़े बड़े हिस्सों को जीतने लगे। जब नेपोलियन को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, तब उन्होंने अपने देश में बहुत सुधार के काम किए। उन्होंने लोगों को उनके अधिकार और सुरक्षा दी और साथ ही सारे व्यापारियों को सहारा दिया। उन्होंने महंगाई कम की। एक बार के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी 1800 में ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया और जिनो में फ्रांस की सेना को बंदी बना लिया, जिससे नेपोलियन को फिर से युद्ध में उतरना पड़ा। नेपोलियन पास से एल्प्स की चोटी पार करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने इस बार अपने साथ 51,000 लोगों को लिया। उनके साथ बहुत सारे घोड़े, हाथी, बारूद, तोप और हथियार थे। 11 दिन के सफर के बाद वे वहां पर पहुंच गए, लेकिन पीछे इनकी बंदी सेना को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। ऑस्ट्रिया के लोगों ने फ्रांस की सेना के सप्लाई चेन को बंद कर दिया, जिससे अंदर फंसी सेना को कुत्ते और बिल्लियों को खाना पड़ा। इधर नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर सीधा हमला न करके उन्हें पश्चिम की तरफ ले गए और वहां पर उन्हें ले जाकर फंसा दिया। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन से गलती हो गई। नेपोलियन ने अपनी सेना को एक साथ ले जाने की बजाय उन्हें हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही मारेंगो का युद्ध शुरू हुआ, नेपोलियन को एहसास हुआ कि ऑस्ट्रिया के 30,000 आदमी छिपकर बैठे हुए थे और अब उनके आ जाने से फ्रांस की सेना उनकी सेना से आधी हो गई है। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने हमला करना शुरू कर दिया, जिनसे कि नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा। नेपोलियन को कुछ वक्त तक इंतजार करना पड़ा ताकि उसके बचे हुए 11,000 लोग उनके पास दोबारा से आ जाए। जैसे ही वे आ गए, नेपोलियन ने फिर से हमला किया और इस बार उन्होंने ऑस्ट्रिया को मार के एलेक्जेंड्रिया में भगा दिया। वहां पर उन्होंने उनसे शांति का एक समझौता किया। इस समझौते में उन्होंने पीडमोंट और जीनिया को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि इटली का उत्तरी इलाका हुआ करता था। 8वां सबक। नेपोलियन ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े शांति के समझौते किए। 1800 के शुरू होते ही मारेंगो, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति की बातें होने लगी। नेपोलियन इधर अपने कोड नेपोलियन पर काम कर रहे थे, जो कि एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से लोगों को बराबरी का दर्जा देकर चर्च के समाज से अलग कर शिक्षा को फैलाया जाएगा। शांति के समझौते में एक समझौता था। लूनविले की संधि जानने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच चल रहे 9 साल के युद्ध पर फुल स्टॉप लगा। इससे फ्रांस को बेल्जियम और राइनलैंड जैसे शहर मिल गए। अब फ्रांस का सिर्फ एक दुश्मन बचा था और वो था ब्रिटेन, जिसने अब अपने साथ कुछ और देशों को मिला लिया था। ब्रिटेन ने रशिया, डेनमार्क, स्वीडन और एशिया को अपने साथ लिया। इसकी वजह से फ्रांस को ब्रिटेन के साथ 1802 में अमीन्स की संधि करनी पड़ी, जो कि एक और शांति का समझौता था। लेकिन इस संधि में बहुत सी समस्याएं थी, जैसे कि दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार की परेशानी और साथ ही कुछ खास शहरों को अपने में शामिल करने की परेशानी। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने फ्रांस पर 1 साल के बाद हमला बोल दिया। लेकिन ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गया। अमीन्स की संधि नेपोलियन की सबसे बड़ी जीत में से एक थी, क्योंकि इससे सारे यूरोप में शांति आ गई। इससे नेपोलियन बहुत फेमस हो गए और 2 दिसंबर 1804 को उन्हें और जोसेफिन को फ्रांस का शासक और शासिका घोषित कर दिया गया।
लेकिन उसी महीने ब्रिटेन ने थर्ड कोलिशन बनाया, जिसमें उसने स्वीडन, रशिया और ऑस्ट्रिया को अपने साथ लेकर 1805 में फ्रांस पर फिर से हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया ने बेवेराया के बॉर्डर को क्रॉस करके उल्म शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नेपोलियन ने अपने 1,70,000 सैनिक को राइन से होकर उनसे लड़ने के लिए भेजा। यह अभियान अपने समय का सबसे बड़ा अभियान था। 9वां सबक। नेपोलियन ने बहुत सी दूसरी लड़ाइयों के बाद ब्रिटेन को हरा दिया। 1805 के सितंबर में नेपोलियन की सेना ने राइन को पार किया और वे दक्षिण की तरफ निकल पड़े ताकि वे ऑस्ट्रिया की सेना को कमजोर कर सकें। ये तरीका नेपोलियन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्होंने उल्म शहर को फिर से हासिल करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद नेपोलियन ने ऑस्टरलीड्स और जीना पर जीत हासिल की। जब नेपोलियन की सेना विन्ना से होकर गुजर रही थी तो उन्हें सार अलेक्जेंडर की सेना का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर सार अलेक्जेंडर ने एक गलती कर दी। उसने अपनी सेना को एक जगह पर इकट्ठा रखने की बजाय पूरे मैदान में फैला दिया, जिसका फायदा उठाकर नेपोलियन की सेना जीत गई। इसके बाद 2 दिसंबर 1805 को नेपोलियन ने कुछ इस तरह से हमला किया कि उसने रशिया की सेना को 2 भागों में बांट दिया और उन्हें हंगरी में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने प्रूशिया के राजा फेडरिक विलियम को अपना निशाना बनाया, जिसने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इस मामले को सुलझाने के लिए नेपोलियन और फेडरिक की सेना जीना के मैदान में 14 अक्टूबर 1806 को मिलते हैं, जहां पर दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होता है। नेपोलियन ने एक जोरदार हमला किया, जिससे फ्रेडरिक की सेना को 6 मील पीछे हटना पड़ा। नेपोलियन असल में प्रूशिया, रशिया या ऑस्ट्रिया से लड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि बटरीटेन उनके आगे घुटने टेक दे। ब्रिटेन से इन राज्यों को फ्रांस के खिलाफ भड़काकर उन्हें फ्रांस पर हमला करने के सारे साधन दे रहा था। नेपोलियन ने सोचा कि अगर वो किसी तरह से ब्रिटेन को इन राज्यों से हटाकर अकेला कर दे तो वो उसे आसानी से गिरा सकता है। 10वां सबक। एक शांति के समझौते से पहले नेपोलियन और रशिया के बीच बहुत युद्ध हुआ। हालांकि नेपोलियन ने फ्रेडरिक को हरा दिया, लेकिन फ्रेडरिक अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने वापस जाकर रशिया से मदद मांगी और फिर से लड़ने के लिए वापस आ गया। 1806 के दिसंबर में रशिया की सेना पीछे जा रही थी और नेपोलियन उन्हें हराते हुए वारसा से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही वे पूरब की तरफ रवाना हुए, मौसम बहुत ठंडा होने लगा। सैनिक घुटने तक के बर्फ में चल रहे थे। न ही उन्हें कुछ खाने को मिल रहा था और न ही आराम करने को। बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर 7 फरवरी 1807 में फ्रांस के सैनिकों ने प्रूशिया और रशिया की सेना को पकड़ लिया और उनके बीच 2 दिन तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों तरफ को बहुत नुकसान हुआ। एक दिन के खत्म होने तक नेपोलियन के बहुत से लोग मर गए, लेकिन दूसरे दिन उसने पूरे जोर के साथ युद्ध किया और जीत गया। उसका हमला इतना जोरदार था कि रशिया को भागना पड़ा। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। नेपोलियन और रशिया के बीच फ्रीडलैंड में एक और युद्ध हुआ और इस युद्ध में रशिया ने अपने 40% सैनिकों को खो दिया। इसके बाद वे शांति के समझौते के लिए मान गए। इस समझौते का नाम टिल्सिट पीस ट्रीट था, जिससे नेपोलियन और सार अलेक्जेंडर में दोस्ती हो गई। साथ ही इससे कॉन्टिनेंटल सिस्टम को अपना लिया गया, जो कि नेपोलियन का वो प्लान था जिससे ब्रिटेन में हो रहा व्यापार बंद हो जाएगा और वो कमजोर पड़ने लगेगा। रशिया और प्रूशिया ने इस समझौते को मान लिया। 11वां सबक। कॉन्टिनेंटल सिस्टम के लागू होने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे और युद्ध होने लगे। नेपोलियन ने सोचा कि वो पुर्तगाल को जीतकर ब्रिटेन को और कमजोर बना देगा, लेकिन इस लड़ाई से स्पेन में एक पेनिनसुलर युद्ध छिड़ गया। नेपोलियन इस समय यूरोप में हो रहे दूसरे मसलों को संभाल रहा था और वो युद्ध पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस वजह से इस युद्ध का नतीजा अच्छा नहीं हुआ। अगर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को कामयाब बनाना था तो रशिया और प्रूशिया को गैर कानूनी ब्रिटिश ट्रेड से फायदे कमाने से खुद को रोकना पड़ता, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच नेपोलियन ने जोसेफिन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की शहजादी मैरी लुइस के साथ शादी कर ली। लेकिन इस रिश्ते के बाद भी ऑस्ट्रिया मानने को तैयार नहीं था। वो रशिया के साथ मिलकर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को मानने से इनकार कर रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि अलेक्जेंडर फ्रांस के खिलाफ जाकर ब्रिटेन से मिल गया और नेपोलियन को रशिया से फिर से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के शुरू होते ही अलेक्जेंडर की सेना रशिया के अंदर भागने लगी।
और नेपोलियन अपने 6 लाख सैनिकों के साथ उनके पीछे भागने लगा। इसके बाद नेपोलियन के बहुत से सैनिक बीमारियों से मरने लगे और 1812 के सितंबर में उसके पास सिर्फ 1 लाख सैनिक रह गए। युद्ध के वक्त फ्रांस के 28,000 सैनिक और मारे गए और रशिया के 43,000। नेपोलियन जीत तो गया, लेकिन जैसे ही वो मास्को पहुंचा, रशिया के लोग अपना पूरा शहर जलाकर भाग चुके थे। नेपोलियन के हाथ सिर्फ राख आई और उसे घर लौटना पड़ा। जब फ्रांस के सैनिक वापस लौट रहे थे तो रशिया के सैनिक उन लोगों को मार दे रहे थे जो भूख या ठंड की वजह से पीछे छूट जा रहे थे। भूख की वजह से फ्रांस के सैनिक अपने घोड़ों को खाने लगे और कुछ लोग तो इंसानों को मार कर खाने लगे। 12वां सबक। नेपोलियन बहुत नुकसान सह चुका था और अब हारने की बारी उसकी थी। पिछले युद्ध में नेपोलियन अपने 5,24,000 सैनिकों को खो चुका था। उसके ज्यादातर सैनिक भूख और मौसम की मार की वजह से मर गए थे। अब रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की सेना मिलकर फ्रांस पर हमला करने वाली थी और नेपोलियन के पास बहुत कम सैनिक बच गए थे। उसने नए सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया और लगभग 1,51,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन इनमें से कुछ लोग सिर्फ 15 और 16 साल के थे। नेपोलियन को उम्मीद थी कि इतने लोगों से वो फ्रांस को बचा लेगा। नेपोलियन ने सैक्सोनी और ड्रेसडेन के युद्ध को तो संभाल लिया, लेकिन उसके बाद उसके पास लोग कम पड़ने लगे और लिप्सिक के युद्ध में उसे बुरी तरह से हारना पड़ा। 1813 में नेपोलियन जब हारने लगा तो रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की सेना हमला करने के लिए पेरिस में घुसने लगी, लेकिन तभी नेपोलियन उनके सामने आ टपका और उसने सिर्फ 30,000 आदमी से फ्रांस के बॉर्डर से होते हुए उनके सेनाओं से 13 युद्ध किए और सब में जीत गया। वो इतनी तेजी से सारे युद्ध जीत रहा था कि आने वाली फरवरी में वो फिर से 4 युद्ध जीत गया, और वो भी सिर्फ 5 दिन में। लेकिन इस जीत की उम्र बहुत छोटी थी। दुश्मन की सेनाएं अपने 60,000 सैनिकों के साथ 30 मार्च 1813 को पेरिस पर हमला करने के लिए निकल पड़ी। नेपोलियन अपने कैपिटल को बचाने के लिए भागा, लेकिन जब वो वहां पहुंचता उसके एक मार्शल ने सरेंडर कर दिया था। दुश्मन सेनाओं ने पेरिस पर पूरा अधिकार जमा लिया। इसके बाद नेपोलियन को फ्रांस से भागना पड़ा। वो इल्बा के मेडिटेरियन आइलैंड पर भाग गया और वहां पर अगले 9 महीने तक रहा और वहां पर सुधार के काम करता रहा। उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख हो रहा था, जो कि ऑस्ट्रिया लौट गए थे। फ्रांस में लुईस 18 को राजा बना दिया था। 13वां सबक। इल्बा से निकलकर नेपोलियन ने फ्रांस को एक राजा का गुलाम होने से बचाया। जब नेपोलियन इल्बा पर रह रहे थे तो उनकी दोस्ती एक ब्रिटिश कर्नल सर नील कैंपेबल से हो गई, जो कि उन पर एक नजर रख रहा था। कैंपेबल नेपोलियन को उनकी काबिलियत के लिए बहुत पसंद किया करते थे। 1814 के फरवरी में कैंपेबल के छोटे सफर के लिए चले गए और नेपोलियन मौका देखकर वहां से भाग गया। उसे एक खबर सुनने में आ रही थी कि अब फ्रांस में फिर से एक राजा का राज होगा। साथ ही उसके खर्चे बंद कर दिए थे और ये अफवाह फैल रही थी कि वे लोग नेपोलियन को या तो ऑस्ट्रेलिया के पेलन कॉलोनी में या फिर ब्रिटेन के सेंट हेलेना आइलैंड पर भेजने वाले हैं। नेपोलियन अपने 3 जनरल, 607 आदमियों और एक प्लान के साथ वहां से निकले। 1 मार्च 1815 को नेपोलियन फ्रांस पहुंचा और उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। उसने 190 मील तक सफर सिर्फ 6 दिन में किया। रास्ते में उसे अपने कुछ पुराने सैनिक भी मिले, जो कि उसके साथ चल दिए। जब नेपोलियन वहां पहुंचा तो किसी ने भी उसका रास्ता नहीं रोका। लुईस 18 ने खुशी खुशी नेपोलियन को गद्दी दे दी। अगले दिन नेपोलियन अपने काम पर गया और उसने एक नया संविधान बनाया, जिससे राजा के परिवार के किसी भी सदस्य का फिर से राजा बनना और मुश्किल हो जाता। उसने हर तरह की गुलामी को खत्म कर दिया और ताकत को सरकार और देश के लोगों में बांट दिया। उसने एक लोकतंत्र की स्थापना कर दी। 14वां सबक। वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना के आइलैंड पर भेज दिया गया। जैसे ही नेपोलियन फ्रांस में वापस आए, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने फ्रांस के साथ फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया। नेपोलियन ने अपने साथ कुछ 2,80,000 लोगों की सेना तैयार की, लेकिन उन्होंने एक भारी गलती कर दी। उन्होंने अपनी सेना को एक जगह पर इकट्ठा करके रखने की बजाय एक टुकड़ी को प्रूशिया के पीछे लगा दिया। फिर 1815 की जून को उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी सेना को वेलिंगटन के ड्यूक संभाल रहे थे।
लेकिन नेपोलियन का हमला थोड़ी देर से हुआ, जिससे वेलिंगटन को अपनी सेना को सही जगह पर लगाने का समय मिल गया, जिससे वे प्रूशिया के सेना का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए नेपोलियन ने अपनी दूसरी टुकड़ियों को आने का आदेश नहीं दिया था। ये युद्ध बहुत अलग था। नेपोलियन के सारे युद्ध में वे हमेशा अच्छे से तैयार रहते थे, लेकिन ये युद्ध अच्छे से नहीं लड़ा गया। सैनिकों को फैला दिया गया था और रथ को संभालने के लिए कोई नहीं था। आपस में बातचीत करने का कोई अच्छा साधन नहीं था, जिससे जब रात हुई तो सैनिक एक दिशा में भागने की बजाय हर जगह भागने लगे। इस युद्ध में 25 से 31 हजार फ्रांस के सैनिक और 26 जनरल मारे गए। ब्रिटेन की नेवी ने नेपोलियन को फिर से भागने से रोकने का हर इंतजाम किया हुआ था। 15 जून को नेपोलियन को हिरासत में लिया गया और उन्हें सेंट हेलिना आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां पर नेपोलियन ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताए। नेपोलियन को वहां रहते हुए पेट का कैंसर हो गया था, जिससे 15 मई 1821 को उनकी मौत हो गई। वे इस समय 51 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार इसके 19 साल बाद 2 दिसंबर 1840 में किया गया था। इसी दिन ऑस्टरलिट्ज का युद्ध लड़ा गया था और इसी दिन नेपोलियन का अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए थे। कुल मिलाकर नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के महान लीडर्स में से एक थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां जीती और कम उम्र में बहुत कामयाबी हासिल की। वे दुनिया में शांति लेकर आए और उन्होंने हमें वो नियम दिए जिनसे हम आज भी अपने समाज में शांति कायम रखने में कामयाब हैं। वाटरलू की लड़ाई उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है।